नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सुरक्षित मिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम सिटी सिग्नेचर है, इसमें हम एक बहुत ही महान हस्ती को लेकर आए हैं। वो कोई और नहीं बल्कि कानपुर से ही पढ़ी बढ़ी डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव जी हैं, जो कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। वेलनेस सेंटर लखनऊ में इन्होंने आपने स्थापित किया है, उसकी आप संचालिका हैं। कुशलतापूर्वक इस सेंटर को आप संचालित कर रही हैं। साथ ही बड़े फ़ख्र की बात है कि आप CBSE द्वारा नामित काउंसलर हैं और कई जगह आप एज अ रिसोर्स पर्सन भी काम करती हैं। साइकोलॉजी एसोसिएशन से भी आप जुड़ी हुई हैं और इंडियन साइंस कांग्रेस की आप लाइफ मेंबर हैं। मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि देश भर के स्कूल कॉलेजेस के पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही आपसे कहीं न कहीं आपकी काउंसलिंग सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं जो आपकी सेवाएं ले रही हैं। मैं खुद जानता हूं कि कोरोना काल में आपने डॉग्स नियर मी के साथ जुड़कर बहुत सारे वेबिनार आयोजित किए, लोगों को लाभ पहुंचाए। मैं ऐसी महान हस्ती को अपने स्टूडियो में पाकर बहुत ही गौरवान्वित हूँ और मैं आपका स्वागत भी करता हूँ। नमस्कार कुमुद जी, मैं आपका अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया, बहुत दिनों से हम आपके संपर्क में हैं, आपको जानते हैं। कोरोना काल में आपकी जो छवि रही, सामाजिक छवि रही डॉग्स नियर मी के द्वारा, इसके अंदर भी कई मंच, सखी केंद्र और तमाम सारे सामाजिक मंचों पर मैंने आपको एज अ काउंसलर देखा। जब दुनिया में नकारात्मकता सी फैल गई थी, उस समय आपका ये जो प्रयास था बहुत ही सराहनीय था। मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आपके ही मुख से जानते हैं आपका जो यहाँ तक का यात्रा है, यहाँ तक की जीवन यात्रा है, स्कूलिंग से लेके और इस काउंसलिंग तक पहुँचने की जो यात्रा है, वो आपके ही मुख से जानना चाहिए। सबको नमस्कार। ये यात्रा कहाँ से चलते कहाँ तक आ गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। स्टेप बाय स्टेप एक लर्निंग की आदत थी और उसी पे चलते रहे। सारी पढ़ाई मेरी कानपुर से हुई है। AK कॉलेज से 12th तक पढ़ाई की, फिर महिला कॉलेज से BA किया। MA और PhD मेरी इंडियन कॉलेज से है और मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि उस समय के शिक्षकों से मेरा आज भी उतना ही गहरा संपर्क है। नीचे बीच में आना और उनसे लगातार फिर कुछ सीखते जाना, इसका सौभाग्य भी मेरे पास है। मनोविज्ञान विषय पढ़ने के साथ साथ ही मुझे ये एहसास हुआ कि मनोविज्ञान विषय केवल किताब का विषय नहीं है। साइकोलॉजी इज फॉर ऑल। और आज के समय में तो इसकी बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग प्रकार से आवश्यकता है और वही मेरा प्रयास है कि मैं एज ए साइकोलॉजी टीचर, एज ए साइकोलॉजी लेक्चरर भी काम किया। अच्छा जी। लेकिन काउंसलिंग के क्षेत्र में काम करने से मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, क्योंकि मेरे नॉलेज या एक्सपीरियंस किसी के काम है। चाहे वो स्टूडेंट रिलेटेड काउंसलिंग हो, जो CBSE की टेली काउंसलिंग है, जो टेलीफोनिक सर्विसेज मैं करीब 15 साल से टेलीफोनिक काउंसलिंग कर रही हूँ CBSE की। और जैसे आपने कहा कि कोरोना काल में वेबिनार्स या दूसरे डिस्कशंस के थ्रू उन्होंने काउंसलिंग की, और पर्सनल लेवल पे भी मनोविज्ञान के एसोसिएशन के थ्रू भी एक साल में मोर देन 2000 केसेस, क्योंकि उस समय की जो त्राही थी, ये बहुत बड़ी बात थी। उसमें बहुत सारा मुझे ऐसा था कि उसमें लोगों की आवश्यकता थी। मैं संतुष्ट हूँ कि मेरी इस यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलते गए, सिखाते गए और मैं बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाई। तो बस ऐसे ही इसके कारोबार चल रहा है। PhD किस साल में कंप्लीट की? PhD का फाइनल मेरा कंप्लीशन हुआ था अवार्ड में 93 में। और जो आपके सुपरवाइजर साहब हुआ करते थे वो कौन थे? डॉक्टर विनोद बिहारी सक्सेना थे। अच्छा। सर तो आज है नहीं, लेकिन बहुत सारा कुछ सिखाते रहे। अच्छा, चलिए, जो बहुत सारी बातें आपके बारे में जानेंगे, तो यहीं से ये भी जानते हैं कि जो आपके माता पिता जी थे वो अभी हैं और किस क्षेत्र से थे वो? मेरे पिताजी तो रिजर्व बैंक के ऑफिसर के तौर पर रिटायर हुए, लखनऊ में ही है दोनों लोग। और मेरी माता जी मेरी कॉलेज में थी। अच्छा। बहुत सालों तक उन्होंने मैथ्स पढ़ाई है और उसके बाद सोशल साइंस भी पढ़ाई है। इसके अलावा वो बहुत टैलेंटेड है हर चीज़ में। और मनोविज्ञान विषय मैं पढ़ूँ ये उनका निर्णय था।
जब मैं 11th क्लास में थी, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कुछ नसीब हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सही दिशा दी। नहीं, मैंने ये प्रश्न उठाया ही इसलिए था क्योंकि मैं जिस फल को देख रहा हूँ तो उसके पीछे की जो जो उसके पीछे का पेड़ है, जो उसके पीछे की छाया है, क्योंकि मुझे अक्सर इस बात का विश्वास होता है मित्रों कि संस्कार जब फलित होते हैं तो आप जैसे एक डॉक्टर है, मनोवैज्ञानिक निकल के आते हैं। इसलिए मैं आपके माता पिता को सादर नमन करता हूँ। चलिए आते हैं आज के जो मुख्य विषय है उसकी ओर। अब इस समय जब स्कूल कॉलेज पुनः खुल गए, एक तो मतलब दिशा ही चेंज हो गई थी, ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना, एक नई पद्धति को सीखना, एक नई पद्धति को सीखते हुए उसी जीवनचर्या में अपने आप को ढालना, और जब ढल जाए तो फिर से आपको ऑफलाइन पद्धति में आना, क्योंकि जीवन जो था वो ऑफलाइन का ही था, या ऑफलाइन में ही है। अब ऑनलाइन में बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ऑफलाइन में आना। लेकिन ये जीवन का जो परिवर्तन हुआ मित्रों, तो मेरे दिमाग में आता है कि जिस प्रकार प्लेटफॉर्म आने से पहले जब ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे तो एक कैंची मिलती है जहाँ से वो जो है मेन स्ट्रीम से सब स्ट्रीम पे आती है। उस समय जो यात्री बैठा होता है, सुगम से सुगम यात्रियों को भी एक झटका लगता है थोड़ा। तो इसी प्रकार मुझे लगता है कि इस समय भी यही स्थिति रही होगी। पुनः बच्चे ऑफलाइन परीक्षाओं की ओर जा रहे हैं, परीक्षाओं का बोझ बच्चों पर है, पेरेंट्स के सामने भी एक बड़ा स्ट्रेस सा आ गया है, क्योंकि बच्चों को जहाँ वो ऑनलाइन में थोड़ा स्मूथ हो गए थे वहाँ थोड़ा सा हार्ड टास्क करना पड़ेगा, फिर से कंपटीशन की भावना में आना पड़ेगा, और इस समय जो मानसिक दबाव है वो थोड़ा ज़्यादा है लगता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमसे भी सवाल करते हैं। खैर, तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप इस बारे में ज़्यादा जागरूक हैं, आपके अनुभव भी ज़्यादा हैं और आप तो काउंसलर हैं ही, कि कैसे एक बच्चा अपनी तैयारी करे इस समय अपने आप को कैसे किस प्रकार फिट रखे? बिल्कुल सही कहा राजीव जी आपने कि बहुत सारा कुछ चेंज हुआ है, और ऑनलाइन टू ऑफलाइन वाला मोड जो है इसमें भी बड़े बड़े इश्यूज आ रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो परीक्षा की तैयारी से संबंधित भी हैं और सारे बच्चों पे एप्लीकेबल हैं। जैसे कि बच्चों के अंदर एक एकेडमिक लैकनेस तो हो ही गई है, 100% पूरी पढ़ाई सबने नहीं सीखी या नहीं सीख पाए, कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे कारण 100% पढ़ाई नहीं हुई। तो सारे बच्चों को उनके पेरेंट्स का एक दायित्व है कि जहाँ उनकी जो पढ़ाई में कमी रह गई है उसको संभालें, ताकि आगे आने वाले क्लासेस में उसकी वजह से कोई उनको दिक्कत ना हो। दूसरी बात है, बच्चों को ये भी आदत बहुत कम हो गई है कि सीधे बैठ के लगातार 3 घंटे कैसे लिखें, लिखने की थोड़ी सी आदत में कमी आ गई है। सोशल इंटरेक्शंस भी कम हो गए हैं, इसलिए इमोशनल इश्यूज बहुत हावी हो गए। तो उसमें तो हमें समय लगेगा, लेकिन परीक्षाएं सिंपल हैं, और उनके लिए सबसे पहले तैयारी करने के लिए एक रेगुलर प्रॉपर रूटीन के साथ में, अच्छे शेड्यूल के साथ में पढ़ाई की तरफ जाना ज़रूरी हो गया। और अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ या एग्ज़ाम की बात करूँ तो 3 बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ होती है डाइट। डाइट ऐसी होनी चाहिए कि आप स्वस्थ भी रहें और स्फूर्तिवान भी रहें। फॉर एग्जाम्पल कि रात में हेवी खाना नहीं खाना है, मौसम के अनुसार मौसमी फल जरूर खाने हैं, जैसे गर्मी है ना उत्तर भारत में तो पानी का ज़्यादा प्रयोग करें, और लंबे लंबे गैप्स ना करें। हमारे बहुत सारे बच्चों की ये गलत आदत होती है, 2 गलत आदत है फूडिंग में, ईटिंग हैबिट में गैप्स ना करें। 2 बड़ी गलत आदत आज के बच्चों में है। पहली बात तो यह है कि पेट साफ करने का उनका कोई नियम नहीं है, जो कि उनकी लर्निंग में बाधा है। और दूसरा नियम ये है कि कुछ भी कैसे भी टाइम में खाते हैं, जबकि बचपन से उनको हेल्दी फूड के बारे में बता दिया गया है, तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका स्लीप पैटर्न। स्लीप इम्पोर्टेंट है, रात में 7 से 8 घंटे की नींद अनिवार्य है। परीक्षा के समय ऑटोमेटिकली ये थोड़ी कम हो जाती है, फिर भी जिस समय आपकी परीक्षाएं चल रही हों 6 घंटे की नींद अति आवश्यक है। रात भर पढ़ना कोई समझदारी नहीं है, और दोपहर में सोने की बहुत लंबी सोने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं तो सारे बच्चों को ये कहती हूँ कि अगर बहुत ज़रूरत पड़ रही है सोने की, महसूस हो रही है किसी कारण से, तो इट शुड नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स दोपहर के लिए। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेगुलर स्टडीज।
पढ़ने का सही तरीका। सारे बच्चे मेहनत करते हैं और सारे बच्चे अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सबके रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि एक तो पिछले क्लास की एकेडमिक वीकनेस और दूसरा पढ़ने का सही तरीका। सीधे बैठे लिख लिख के बोल बोल के याद करें, निश्चित तौर पे याद रहेगा और एग्जाम में आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, गलतियां भी नहीं होंगी। लेकिन लेट के पढ़ेंगे, गाना सुनते सुनते याद करेंगे जी, भले याद हो जाए पर याद बना नहीं रहेगा, ये फैक्ट है। ठीक बात। अच्छा, जब वो घर से निकल के अपने परीक्षा कक्ष में जाते हैं, हालांकि इस बात एक चीज़ और दिमाग में आती है कि जंक फूड और मोबाइल का यूज़ भी इसमें प्रोहिबिटेड होना चाहिए, क्योंकि ये दो जो चीज़ें हैं वो आपके स्वास्थ्य को भी बिगाड़ सकती हैं और आपके जो एकाग्रता है उसको भी जो है वो थोड़ा सा भंग कर सकती है। बिल्कुल सही। तो जब वो बच्चा प्रश्न पत्र हल करने के लिए गया, उसने बहुत अच्छे से रटा था, आपकी सारी बातों को माना था, लेकिन फिर भी परीक्षा केंद्र में जाकर परीक्षा पत्र जब हाथ में आता है, फिर भी कुछ बच्चे जो है वो लूज कर जाते हैं अपने आप को, थोड़ा घबरा जाते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप क्या मानती हैं कि जो प्रश्न पत्र हल करने में उन्हें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बहुत धन्यवाद है ये जी। सबसे पहले तो एक परीक्षा से जाने से पहले, यानी जिस दिन आपको एग्जाम देने जाना है, हाँ, उसके पहले एक छोटी सी तैयारी चाहिए। तैयारी का अर्थ यह है कि जो आपको आवश्यक सामग्री ले जानी है, चाहे आपका पेन हो चाहे हॉल टिकट हो, इस तरह की जो जरूरी चीजें उनकी एक छोटी सी लिस्ट बना के अपने स्टडी एरिया में कहीं चिपका दीजिए। एक दिन पहले उसकी तैयारी कर लें, यहाँ तक कि आपको जो यूनिफॉर्म पहन के जानी है वो, क्योंकि दिमाग में किसी भी तरह की हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए जी। खाली पेट नहीं जाएंगे, नियमता जी। और जब आपके पास में क्वेश्चन पेपर आएगा, देन यू फील ब्लेस्ड। अच्छा। कि ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है कि आप परीक्षा स्थल तक पहुंच पाए हैं। तमाम बच्चे इन चीज़ों से वंचित हैं, तो हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ वो सारा कुछ है, चाहे वो रहना, खाना पीना, पढ़ना लिखने की सुविधा हो, या परीक्षा की सुविधा हो, या गाइडेंस की सुविधा हो। तो इसलिए मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है और इसीलिए मैं अच्छी तरह से तैयारी करके आई हूँ। तो एक ये विश्वास कि क्योंकि मेरी पढ़ाई मैंने बहुत पूरी तरह से की है, तो मैं गलत नहीं हूँ, ये एक आत्मविश्वास आवश्यक है। उसके बाद में जब आपके पास में क्वेश्चन पेपर आता है, आप उसको धीरज के साथ पढ़िए। एक कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको लगे कि ये मुझे नहीं आता है, तो उसको सोच सोच के दूसरा ना खराब कर दीजिए। जो आपका सबसे बेस्ट प्रिपेयर पोर्शन है उसको पहले अटेंड कीजिए। सेक्शंस को आपस में मत मिला दीजिएगा। हर सब्जेक्ट में ABCD की तरह के सेक्शंस बने होते हैं। जो बेस्ट तैयार है वो पूरा सेक्शन एक बार में लिखिए। अगर एक सेक्शन में 6 क्वेश्चन है, आपको 4 आते हैं, 2 के लिए आप जगह छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ताकि आपका पर्चा न छूटे। और जो हाईएस्ट स्कोर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले अटेंड कर लें ताकि छूटे नहीं। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, भूल रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो चुपचाप पेन रख दें, आँख बंद करें, 2 बार गहरी सांस लें और किताब का वो पन्ना याद करिए जहाँ पर वो बात लिखी हुई है। उसमें कोई ना कोई चित्र, डायग्राम, एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको तुरंत याद आ जाए, तो आपको कंटेंट भी याद आ जाएगा। फिर आप इत्मीनान से उसको लिख दीजिए। और आज की तारीख में चाहे कोई भी बोर्ड हो या कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, आंसर स्पेसिफिक होना चाहिए। पूरी कहानी कोई नहीं लिखने की आवश्यकता है, जो मांगा गया है वही लिखिए। बहुत सारे विषयों में एक फॉर्मेट होता है, उसको लिखिए। डायग्राम बनाइए तो लेबलिंग जरूर कीजिए। कटिंग कभी कभी हो जाती है, गलती से लिख दिया कुछ तो उसकी कटिंग में घिच मत करिए, सिंगल लाइन से उसको काट दीजिए और दोबारा से अच्छे से लिखिए। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये विश्वास अपने संग लेके चलिए, तो परीक्षा जरूर अच्छी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी, काटा, लिखा, फिर काट दिया, फिर लिखा, फिर काट दिया। तो एक तो उसके लिए रफ कार्नर होता है, आप रफ पेज का इस्तेमाल करें अगर नहीं कॉन्फिडेंस है तो। और अगर कहीं गलती से फेयर में भी कट गया है तो बस एक सिंपल सी लाइन से उसको काटिए और फिर आगे बढ़ जाइए। बहुत अच्छी बात कही। ये बात तो हम लोग को बचपन से सिखाई जाती थी कि जो पहले आता हो उसे पहले कर ले और जो कठिन प्रश्न है उनके लिए हम बाद में अपने आप को छोड़ दें। अच्छा, एक बात मैं और आज की जो समस्या है उसके ऊपर आपको कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि हम जो है वो भगवान ने हमको जो है ब्लेसिंग करें,
हम ये आजकल के जो बच्चे हैं नमस्ते करना भूल जाते हैं, वो बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। तो इस बात को तो मुझे लगता है उनको घर से ही शुरू करना चाहिए कि बड़ों के आशीर्वाद भगवान के आगे हाथ जोड़ के और वहां जाए। जब वो प्रश्न पत्र वाकई मिला के कई बच्चे ऐसे हैं कि भाई ट्रैफिक में फंस गए या उनको प्रवेश पत्र नहीं मिला अभी तक, या और तमाम सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन अगर आप वहां तक पहुंचे हैं तो फिर आपको कुछ करना नहीं है, केवल कलम उठाना है और उस प्रश्न को हल कर देना है। दिमाग आपके वश में हो तो बढ़िया काम हो जाएगा। खैर, ये तो नहीं मैं एक जो नॉर्मल प्रश्न पत्र हल करने की बात है, सामान्य जितने भी प्रश्न पत्र, फिर भी चाहे कोई भी बच्चा हो, कुछ विषय सबके बड़े कठिन होते हैं। जैसे किसी का मैथ कमजोर है तो किसी का कॉमर्स कमजोर है, किसी का कुछ भी तमाम में। तो वो जो कठिन विषय है उसका भी एक भूत होता है, भाई मैं सब हल कर लूंगा, वो वाला टॉपिक जो है मैं नहीं हल कर पाऊंगा। तो उसमें क्या कहते हैं कि कठिन विषयों को कैसे याद रखें, और अगर हम परीक्षा के दौरान भूल भी जाएं तो हम कंफ्यूज होने की स्थिति में हम क्या करें। ऐसा तो अक्सर मेरे साथ भी होता था, जहाँ मैथ का पेपर आता था मैथ से बचा दो भगवान को किसी तरीके, तो उसमें क्या करें। देखिए, ये आपने ठीक कहा कि क्योंकि किसी के लिए कोई विषय कठिन हो सकता है, उसका बेसिक रीजन ये होता है कि हमारे उसके कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं है जी, तो इसलिए हमें लगता है कि मुश्किल है हमारे लिए। कई बार हम खुद भी मन में मतलब मन मान चुके होते हैं कि ये विषय हमसे नहीं होने वाला है कठिन। तो अपने आप को चैलेंज करो कि कौन सा ऐसा विषय जो हम नहीं कर सकते। जितना गुस्सा और जिद है वो सवाल पर निकाल दो जिसका हल ना बन रहा हो। और खैर, इसके अलावा जो मेन बात है कि कठिन विषय या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नहीं याद होते हैं या बार बार भूल जाते हैं, बहुत अनफेमिलियर होते हैं, स्पेलिंग्स डिफिकल्ट होते हैं जी। तो अगर लंबे लंबे ऐसे आंसर्स हैं वो याद नहीं हो रहे हैं या याद नहीं रह पा रहे हैं, तो एक तो तरीका ये होता है कि उनको टुकड़ों में याद करें, और दूसरा ये होता है आप अपने उस पूरे चैप्टर को गाना गा के याद कर लें। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बट इट्स वेरी इफेक्टिव। गाना गा के याद कर लें क्या मतलब है आपका? जैसे जो आपका जो लिखा हुआ है वो प्रोज में लिखा हुआ, गद्य भाव में है। अच्छा, आपका चैप्टर है वो तो सेंटेंस बना हुआ है, तो उसका आप गाना बना लें। ये मैथ को कैसे गाना बनाएंगे? बता रही हूँ। अच्छा, ये तो लैंग्वेज के लिए है। हाँ, अच्छा, लैंग्वेज की बात। और उसके अलावा कुछ ऐसे चीजें हैं जो डिफिकल्ट स्पेलिंग्स है या टर्म्स हैं, रात में सोने से तुरंत पहले उनको पढ़ें और सो जाएं। मेमोरी ट्रेसेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके सवाल हो, न्यूमेरिकल हो, एब्रिविएशंस हो या डेरिवेशंस हो, इन सब में दिक्कत आती है। उसको पढ़ने का एक बहुत आसान तरीका है। मैथ्स का तो वही तरीका है जो मेरी मम्मी ने सिखाया था जी। सवाल पढ़ो और देखो क्या दिया है और क्या पूछा है, सवाल हल करने का रास्ता बनेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी यही रूल है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन इज इनसाइड दैट प्रॉब्लम। समस्या के किसी कोने में ही समाधान छुपा होता है। तो मैथ्स किसी भी क्लास की हो, कोई सी भी मैथ्स हो, ट्रिग्नोमेट्री हो या अर्थमेटिक हो, सवाल में देखो कि व्हाट दे हैव आस्क्ड एंड व्हाट इज टू बी गिवन, तो उससे आपको रास्ता मिलेगा। और चाहे सवाल हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ऐसे पढ़ें, उसको सॉल्व ऐसे करें, बोल बोल के करें और ऐसे करें जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपके कंसेप्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो रीजनिंग देते जाते हैं, तो वो पक्का याद हो जाता है। और दूसरी बात जी, मानव मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है कि वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो मैथ्स क्या चीज़ है जी, जो हमें डराएगा हम उसको डराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। एक छोटा सा इंसान जो हवाई जहाज की विशाल काया के आगे कुछ नहीं होता है, लेकिन वो उसी के केबिन में बैठकर कई हजार किलोमीटर हवाई जहाज उड़ा ले जाता है। इवन अंतरिक्ष यात्रियों का भी उदाहरण इस पर लिया जा सकता है। तमाम ऐसे हैं जो सर्कस में शेर को नचा देते हैं, तो वो सब इंसान ही हैं और उनके पास बल से अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करने की क्षमता होती है। वो ट्रिक होती है वही सब कुछ करवा देती है उनसे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि क्या ऐसा है जो हमसे नहीं हो सकता है। तो खैर, आगे और परीक्षा के दौरान हम किन किन बातों का ध्यान रखें तो हमसे छूट रही है, वो आप बताइए कि क्या क्या और हो सकता है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे मैंने खाने के लिए कहा, सोने के लिए कहा, पढ़ने का तरीका है, उसके अलावा एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, इसमें क्या खेलने को मना है? बिल्कुल नहीं मना है।
दिन भर में कम से कम 30 मिनट्स की फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। जी जी। 3 घंटे की एक सेटिंग जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत होनी चाहिए कि 3 घंटे लगातार हम बैठ सकें और लिख सकें। तमाम बच्चे एक परीक्षा के दौरान बीमार हो जाते हैं और परीक्षा में हमें ना सोचने का मौका है, ना कंफ्यूज होने का, इसीलिए बीमारी का भी मौका नहीं है। इसलिए आपका स्वस्थ खाना खाना भी जरूरी है। अच्छा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में और भी आता है कि पहले तो बच्चे फील्ड वर्क करते थे, मतलब क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, आज भी खेल रहे हैं, तो आपने कहा 30 मिनट खेल लेना तो भाई जाके खेला। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? उनके लिए हार्मफुल है, ये हार्मफुल है जी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है ना, क्योंकि आपकी बात से वो बच्चे 30 मिनट ऑनलाइन गेमिंग हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं। जी। आपने 3 घंटे की पढ़ाई करी, उसके बाद में आपने आधे घंटे का गैप लिया, उस गैप में आप अपने जरूरी काम फिजिकल जो है, हाँ, आप अपने काम कर सकते हैं। मतलब आप अपनी अलमारी ठीक कर सकते हैं, आप अपने घर के पौधों में पानी डाल सकते हैं, आप अपने लिए चाय नाश्ता बना सकते हैं, आप अपने खुद के कमरे में टहल सकते हैं, कॉरिडोर में जा सकते हैं, एक स्पॉट जंपिंग कर सकते हैं, अपने जरूरी काम निपटा सकते हैं। लेकिन कभी भी ऑनलाइन गेम एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उसके और बहुत सारे रीजंस होते हैं, टच के और बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं जो आपको, जो भी आप पढ़ रहे हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। नहीं, केवल डाइवर्ट नहीं करेंगे, याद बनाए रखने में बाधा है, और एग्जाम के टाइम में एग्जैक्टली वही याद आ जाए, इसमें भी बाधा है। यानी रिमेम्बर करने में और रिकॉल दोनों में प्रॉब्लम है। इसलिए और सारे बच्चों से एक ही सवाल मैं पूछती हूँ कि कौन सी ऐसी वीकनेस है जिसको हम 2 महीने के लिए छोड़ नहीं सकते? Am I a weak person or a coward person कि 2 महीने के लिए छोड़ नहीं सकते हैं? और एक और महत्वपूर्ण विषय इसमें यह है, पॉइंट है कि बहुत ज्यादा चर्चा दोस्तों से परीक्षा की तैयारी और परफॉर्मेंस की ना की जाए। आप अपने पेरेंट्स को फोन दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आता है वो अटेंड करेंगे, अगर सच में किसी को तो मदद की आवश्यकता है हम जरूर करेंगे, लेकिन हर एक से हर वक्त इसकी बारे में चर्चा करें कि कौन सी तैयारी अच्छी है, कौन सा कठिन है, कौन सा सरल है, कितने नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसको अवॉइड करें। रिजल्ट बनाना मेरा काम नहीं है तो मैं क्यों चिंता करूँ? हाँ, लिखेंगे ऐसे कि कोई नंबर नहीं काट सकेगा, ये मेरा विषय, ठीक बात, तो उसकी तैयारी करें। अच्छा, सारे पर्चे हो जाए तब आराम से चर्चा करें। ठीक। खैर, अगले प्रश्न पे आते हैं। परीक्षा में भय, तनाव और जैसा बहुत सारी बातें आप कर चुकी हैं, फिर भी जो भय है, तनाव है, चिंता है, आपने बताया कि फिजिकली उसको कहीं 30 मिनट का ब्रेक ले लें, उसमें काम कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या सोचती हैं, आपके हिसाब से क्या और होना चाहिए? देखिए, स्वाभाविक तौर पे चिंता और भय तो होगा ही, और वही मोटिवेशन है। चैलेंज कर दो अपने उस फियर को जी। और आपने पढ़ाई की है, मेरी पढ़ाई, मेरा सिलेबस, मेरी परीक्षा, मेरी तैयारी, जब सब मेरा है तो कुछ खराब नहीं होगा। इसके अलावा आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके काउंसलर्स हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए। अपने आप में कंफ्यूज मत होइए, गूगल में सारे आंसर मत ढूंढिए, दोस्तों से बहुत सलाह मत लीजिए, जो आपसे उम्र और अनुभव में बड़े हैं उनकी सलाह लीजिए। और थोड़ी सी मदद इसमें पेरेंट्स की भी होगी। मान लीजिए कि मेरी आदत है, मैं नहीं उठ पा रही हूँ समय से पढ़ने के लिए, ये आलस आ रहा है, तो अगर मम्मी उठाती हैं तो बिना चिड़चिड़ाए उनकी बात फॉलो कर लो, क्योंकि आप ही ने मम्मी को ये टास्क दिया है। अगर मम्मी आपके खाने के लिए कुछ बोलती हैं तो आप सुन लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ही कर रही हैं। और दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स भी अगर बच्चों के ऊपर एक बिलीव शो करें, जैसे स्पेशली फॉर पेरेंट्स, जैसे बच्चा एग्जाम देने जा रहा है या रेगुलर क्लास टेस्ट में भी है, हमें मालूम है कि बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो हमने कह दिया आज क्या करोगे, तुम कैसे एग्जाम दोगे, तुम्हारी तो तैयारी अच्छी नहीं है, तो बच्चा नर्वस होगा और बच्चे में एंग्जाइटी डेवलप होगी। और हम ये कहते हैं आई नो दैट माई चाइल्ड हैज प्रिपेयर्ड वेल, बहुत बढ़िया लिख के आने वाला, सबसे अच्छा करके आने वाला, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है। थोड़ा सा ध्यान हमारे पेरेंट्स को रखना पड़ेगा कि जब समय परीक्षाएं शुरू हो जाए तो अपने रूटीन या अपने सोशल इंटरेक्शन या कहीं सामाजिक तौर पे कहीं शादी ब्याह में जाना, घूमना फिरना है, तो उनमें फिर बच्चे का रूटीन बहुत डिस्टर्ब ना हो। मतलब माँ बाप को भी थोड़ा परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, ये मदद जो करनी होगी, बैकग्राउंड वाली हेल्प और अपने बच्चे के प्रति एक विश्वास प्रकट करना, उसको एक हिम्मत देते रहना, वो महत्वपूर्ण है।
उससे तो फिर बड़े से बड़ा युद्ध भी जीते जा सकते हैं। जी जी, बच्चे को इंकरेज करना पड़ेगा और बच्चे को उस फेल होने का जो भय है उससे निकालने में माँ बाप की भी महती भूमिका हो सकती है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात है मैम आपने। और कोई संदेश आपका हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चों के लिए हो तो? सब वही बात हाँ, मैं कहूँगी जी, कि बिल्कुल। चूंकि मुझे ईश्वर ने यह मौका दिया है तो मैं बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती के साथ इस कार्यक्रम को अंजाम दूंगा और प्रिपेयर वेल देन यू परफॉर्म बेस्ट। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं, मेरी प्रिपरेशन मेरे हाथ में है और अभी भी बहुत सारा वक्त बचा है। एक लिस्ट बनाओ सब्जेक्ट वाइज कि कौन सी चीज़ें हमारी अनप्रिपेयर्ड है, सेमी प्रिपेयर्ड है या प्रिपेयर्ड है। जो अनप्रिपेयर्ड है उनको पहले याद करो और जो सैम्पल पेपर या मॉक टेस्ट आते हैं उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम मॉक टेस्ट करेंगे। नो, इट्स रॉन्ग। आप अभी भी, अगर आपका 70% सिलेबस भी है तो आप उसके लिए मॉक टेस्ट या सैम्पल पेपर करें। जो आपका यूजुअल एग्जाम टाइम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम 10 बजे का है तो आपका नियम ऐसा बनना चाहिए कि रोज आप 10 बजे एक सैम्पल पेपर लेके बैठ जाएं। 3 घंटे का प्रश्न पत्र घर में जब सॉल्व करें तो 2.5 घंटे में सॉल्व करना चाहिए, ताकि वो आधा घंटा हमारे एग्जाम में जो नेचुरल एंजाइटी उसको कवर कर देता है। कुछ छूटता नहीं है, डिफिकल्ट चीज़ें भूल गए हैं, याद नहीं आ रही, जगह छोड़ के आगे बढ़ जाओ। रिवाइज करोगे तो दोबारा लिख दोगे, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। मतलब घर में ही, घर को ही क्लासरूम समझ के एक बार आपको मॉक टेस्ट करना है। एक क्वेश्चन, एक सैम्पल पेपर तो एकदम समय अनिवार्य है, ताकि ये भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन की भाषा क्या होती है, किस क्वेश्चन में कितना समय लेना है। कई बार हम प्लान नहीं करते, हमारा सेक्शन ए में 1.5 घंटा चला जाता है तो बाकी 1.5 घंटे में 3 सेक्शन में क्या लिखेंगे। तो इसकी एक प्रैक्टिस हो जाती है और इसके अलावा हम ये भी जान जाते हैं कि कौन सी चीज़ों में हम भूलते हैं, कंफ्यूज होते हैं या लिखना का तरीका गलत है, तो उनको रिकवर कर लेंगे। पर्याप्त समय है। ठीक है। और सीबीएसई की हेल्पलाइन काउंसलिंग भी होती है, हमारी भी अपनी हेल्पलाइन काउंसलिंग है, कोई आवश्यकता हो तो हम तो ही सब बच्चों के साथ। जी, चलिए, बहुत अच्छी वार्ता रही आज आपसे मुझे, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, इसके बावजूद भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं मानव मस्तिष्क में, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो सबके साथ अलग अलग होती है। कोई एक कॉमन समस्या सबके ऊपर नहीं होती, ना ही किसी का एक कॉमन हल होता है। तो यदि आपको लगता है कि आपकी जो समस्या है वो इन तमाम प्रश्नों, तमाम उत्तरों से अलग है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए। हमारे जो काउंसलर के रूप में यहाँ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद श्रीवास्तव, जो कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, वो आपके इन सवालों का उत्तर देंगे। और यदि हमको लगता है कि उनको फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए तो हम एक अलग से आपके प्रश्नों के ऊपर प्रश्नोत्तरी एपिसोड बनाएंगे, जिसमें डॉक्टर प्रमोद श्रीवास्तव फिर से स्वच्छ दुनिया के स्टूडियो में आएंगे और आपका जैसा भी आदेश होगा, जैसा भी निर्देश होगा, जैसी आपकी आवश्यकता होगी, सोशल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा ये संचालित स्वच्छ दुनिया स्टूडियो आपके साथ हमेशा है, क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य हैं, बच्चे ही हमारे देश का कर्णधार हैं। हमें शिक्षित भारत की कल्पना करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा आपको पुनः बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत कीमती समय दिया हमारे स्वच्छ दुनिया स्टूडियो में। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी नई हस्ती के साथ, नए सिटी सिग्नेचर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.